जज्बा इंडिया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज बिहार को मिलेगा विकास परियोजनाओं का उपहार। प्रधानमंत्री मोदी काराकाट में सड़क, रेल और बिजली से जुड़े 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्टों की करेंगे शुरुआत। मेट्रो, ऊर्जा, जल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कानपुर को मिलेगा नया आयाम। आज प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में बीएसएफ जवानों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से भी करेंगे बात। कल अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा पर की बैठक। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई देशों के दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत को दुनिया भर से मिल रहा है अपार समर्थन। और ट्रंप के टैरिफ प्लान को अपील कोर्ट से राहत। प्रशासन को 9 जून तक जवाब देने का आदेश। सरकार ने अपनी दलील में टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया महत्वपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना फेज 2 की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड को 4 लेन का बनाने, वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग और रामनगर कच्ची दरगाह खंड को 6 लेन का बनाने और बक्सर और भरौली के बीच एक नया गंगा पुल के निर्माण सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गोपालगंज टाउन में एलिवेटेड हाईवे के 4 लेन के निर्माण और ग्रेड सुधार का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 1,330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर के दौरे पर भी रहेंगे। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के इरादे से प्रधानमंत्री यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। अभी जो कानपुर मेट्रो है वो IIT कानपुर से चलते हुए मोती झील तक आती है। अब ये मेट्रो मोती झील से आगे चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल तक जाएगी। तो यानी मेट्रो सेवा अब IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक होगी। 14 स्टेशन में से 5 नए भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे। कानपुर में अब IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक तकरीबन 16 किलोमीटर तक मेट्रो सेवा शुरू होगी। लोगों को 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है सफ़र करने में, लेकिन वो सफ़र अब 25 मिनट में पूरा हो जाएगा और उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 40 रुपये। तो ये किसी भी सार्वजनिक परिवहन के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब लग रहा है कि सही मानों में कानपुर का विकास हो गया है और कानपुर अच्छा लगने लगा है। अब बाहर के मेहमान जो आते हैं तो अच्छा लगता है, ये कानपुर है। ये बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं बिगवान में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 40 MLD
उपचार संयंत्र केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें बहुत सारे 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर था, वो उसकी जो परिस्थितियां हैं पुनः वापस आए, ये परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं। कानपुर के लिए इंफ्रा विकास से जुड़ी रेल और रोड की परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग शामिल होंगे। रोड परियोजनाओं में गौरैया पाली मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला और रक्षा गलियारे के तहत नरवाल मोड़ को कानपुर रक्षा नोड से जोड़ने के लिए सड़क के चौड़ीकरण का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है कानपुर के विकास की, वो चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसके लिए उन्होंने कई विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं कानपुर को दी हैं। 2024 के अंदर उन्होंने विशेष रूप से एक संकल्प लिया था कानपुर के विकास को लेकर, और वो संकल्प सिद्धि में बदलता नजर आ रहा है जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। न सिर्फ धरती पर आ रहे हैं बल्कि विकास की परियोजनाओं को पंख लगाते हुए आ रहे हैं। चाहे तापीय परियोजनाएं हों, चाहे मेट्रो सिटी के भूमिगत स्टेशंस की बात हो, माने हर प्रकार से सर्वांगीण विकास कानपुर का कैसे सुनिश्चित हो, और इस दिशा में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 में 220 केवी सब स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 8 और इकोटेक 10 में 320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 132 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। आयुष्मान वय बंधन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए जाएंगे। कानपुर से शैलेंद्र और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, सतना और दतिया रफ्तार और कनेक्टिविटी के मामले में एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां इंदौर को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं, तो वहीं सतना और दतिया को एयरपोर्ट मिलने वाला है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। इंदौर में अब सफर होगा बेहद आसान। इंदौरियों के मेट्रो के शुरू होने का इंतजार होने जा रहा है खत्म। इंदौर में 31 मई से दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम करेंगे इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। आगामी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन पर सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। इसमें 5 स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल हैं। ये कॉरिडोर ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करेगा, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगा। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इंदौर की आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि इंदौर में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड एवं 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे। संपूर्ण मेट्रो की संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 1520 करोड़ रुपए है। लगभग 6 किलोमीटर में 5 स्टेशन के साथ में शुरू हो रही है और बहुत जल्दी ही आगामी जनवरी तक इसको विस्तारित करके रेडिसन तक भी ले जाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको शहर को बहुत फायदा होने वाला है। शनिवार को ही प्रधानमंत्री प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से वर्चुअली दतिया और सतना में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। दतिया एयरपोर्ट की लागत 60 करोड़ रुपए आई है। नवनिर्मित 124 एकड़ में फैले दतिया एयरपोर्ट पर प्रारंभिक चरण में 19 सीटर
एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। दतिया एयरपोर्ट पर 1.81 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। एयरपोर्ट की पार्किंग में लगभग 50 कारों की पार्किंग व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर 2 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ये एयरपोर्ट ATR 72 विमानों की क्षमता वाला है। यहाँ फ्लाई बिग एयरलाइंस की उड़ानें सप्ताह में 4 दिन संचालित होंगी। आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में, हवाई आ जाने के बाद से नभ में, जल थल नभ बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। वहीं राज्य के विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक राजधानी सतना में भी नए एयरपोर्ट का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ये एयरपोर्ट पूर्व निर्मित हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण कर आधुनिक स्वरूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट पर 1200 मीटर लंबा रनवे, 750 वर्ग मीटर निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग और एक समय में 2 एयरक्राफ्ट पार्किंग की व्यवस्था है। एयरपोर्ट अब 19 सीटर विमानों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस एयरपोर्ट को हम कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं तो कुछ ही दृष्टिकोण के बारे में बात करता हूं। अगर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सतना जिले के पास ही सर्वप्रथम चित्रकूट है। द्वितीय विश्व युद्ध के सामरिक बनी हवाई पट्टी का उन्नयन एरोड्रम के रूप में होना सतना के लिए बड़े गौरव का क्षण है और हमें उम्मीद है कि इसके होने से यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। दतिया और सतना शहर धार्मिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदौर में मेट्रो चलना शहर को एक और तेज रफ्तार विकास की मिलने वाली है। कैमरामैन गौरव निर्गुणकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने वॉशिंगटन DC में बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई इस बैठक में 21वीं सदी में भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जरूरी कारकों पर बात हुई। इस दौरान रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग यानी कि G2G, शैक्षणिक भागीदारी और उद्योग सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री और डिप्टी NSA पवन कपूर ने अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत की। इस दौरान रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी व्यापक बातचीत हुई। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया। इस बैठक में उपराज्यपाल, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगी। आज गृह मंत्री पुंछ का दौरा करेंगे, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। पुंछ में ही अमित शाह BSF कैंप भी जाएंगे और जवानों से बातचीत करेंगे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है।
आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से तिलमिलाए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित बताने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लिया है। पाकिस्तान के कुत्सित प्रयासों के खिलाफ भारत के सांसद मुखर होकर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के दौरे पर है। बोगोटा में मीडिया को संबोधित करते हुए शशि थरूर ने पाकिस्तान में प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकवादी के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वर्दीधारी वरिष्ठ सैन्य और पुलिसकर्मी शामिल होने की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आतंकवादियों और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देने के वालों के बीच मिलीभगत की सीमा को दर्शाती है। In fact, the next day there was a well-publicized funeral of one of the terrorists on the sanctions list, and you will be interested to see that that funeral was attended by uniformed senior military and police personnel from Pakistan. That is the extent of complicity that we are seeing between the terrorists who perpetrate crimes of this nature and those who finance, guide, train, arm and equip them, and to provide them safe haven to continue their training and their other awful deeds. शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि कोलंबिया ने गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है, लेकिन भारत जिस आतंकवाद का सामना कर रहा है वह पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। Besides the issue of terrorism, which as I said, there are fundamental differences. While you have faced some form of guerrilla warfare, which we have also encountered and continue to encounter in some parts of India, with what's called Naxalism or left-wing extremism. With Pakistan, we're facing a very different kind of terrorism. This is, as the image rightly illustrates, it's pure state-sponsored terrorism. And that is the distinction, that is the message we wanted to bring from the people of India to you, that we want to strengthen these cultural connections, we want to strengthen these economic connections, and we want to strengthen the mutual respect for the people of Colombia and India who have been victims and continue to be victims of terrorism. शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिमी अफ्रीका देश सियरा लियोन के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संसदीय समिति के अध्यक्ष मोहम्मद बंगोरा से मुलाकात की। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल साझेदार देशों का दौरा कर रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उत्तरी यूरोप स्थित बाल्टिक देश लातविया पहुंचा। लातविया की राजधानी रीगा पहुंचने पर वहां भारत की राजदूत नम्रता कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। राजदूत नम्रता कुमार ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को रखेगा। They are here specially for a very specific objective to stress our position on terrorism, of zero tolerance for terrorism and our continuous fight against terrorism. India and Latvia share very strong and friendly relations. This is also testified with the fact that last year we opened our resident mission here, which shows that the bilateral relations between two countries are growing. This is the first high-level visit after the opening of resident mission in Latvia. आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने सफल बताया है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने कहा कि दल की यह यात्रा सफल रही। अच्छी मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल पार्टी से हुई, गवर्नमेंट से हुई, इंडियन कम्युनिटी से हुई, थिंक टैंक से मिले, और तो सभी को जो विचार भारत से आ रहा है उसको बताया गया और लोगों ने समझा और सॉलिडारिटी व्यक्त किया कि हाँ, जो भारत कह रहा है वो सही कह रहा है।
तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है हमारे पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन की। भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध बहुत पुराना है और अपार्थाइड के समय में हम साथ में थे, हमने उनका साथ दिया था, इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हम हमेशा हमारे साथ रहेगा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने दिरिहा का दौरा किया। दिरिहा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मिट्टी के शहर के रूप में जाना जाता है। ये स्थल अपनी पारंपरिक मिट्टी ईंट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आज अखबार आम दिनचर्या का एक ऐसा अभिन्न अंग बन गए हैं कि कई लोगों की सुबह की शुरुआत चाय और उनके पसंदीदा अखबार के साथ होती है। हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत भी एक दिलचस्प कहानी की तरह ही है। आज ही के दिन 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदनत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखते हैं खास रिपोर्ट। न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां समाचार के महत्व को बखूबी परिभाषित करती हैं। हिंदी समाचार पत्रों में भारत ने पत्रकारिता को सशक्त करने के साथ ही समाज को साक्षर और शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कर हिंदी पत्रकारिता के अध्याय की शुरुआत की थी, जो आज लगभग 200 सालों का सफर तय करके लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। हिंदी पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना जगाई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदला, संवैधानिक आंदोलन में बदला और देश स्वाधीन हुआ। तो हम जब भी पत्रकारिता दिवस को याद करते हैं तो अपनी गंगोत्री को याद करते हैं, अपने मूल को याद करते हैं, अपने मूल की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इस अखबार को कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन से शुरू किया था। इसका संपादन और प्रकाशन का काम पंडित जुगल किशोर शुक्ल खुद ही करते थे। उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही ये समाचार पत्र भारतीय पत्रकारिता में सूर्य के समान ही उभरा था। ये समाचार पत्र हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों को डाक के माध्यम से पहुंचाया जाता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ही उपयोग ज्यादा किया जाता था। उसने एक भारतीय पत्रकारिता की मजबूत नींव रखी। तो भारतीय भाषा में शुरू होना, भारतीय समाज के सरोकार के साथ शुरू होना, भारतीय समाज के सहयोग से शुरू होना, इस आधार पर मैं उदंत मार्तंड के एक तरीके से श्री गणेश हुआ नारद जयंती के उपलक्ष्य में, उसको मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। गुलाम भारत में जब ब्रिटिश सरकार के जुल्मों की खबरें लोगों तक पहुंचने से पहले रोक दी जाती थी, ऐसे समय में उदंत मार्तंड ने हिंदी भाषा में लोगों को सूचना पहुंचाने का काम किया। उस जमाने में इस पत्र को क्रांतिकारी अखबार के रूप में जाना जाता था। ये समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की दबाने वाली नीतियों के बारे में खुलकर लिखता था। हालांकि आर्थिक दबाव के कारण ये अखबार लंबी दूरी नहीं तय कर पाया और 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। उदंत मार्तंड ने सामाजिक सुधारों और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर राहत दी है। अदालत ने ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों के तहत आयात टैरिफ जारी रखने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने आपातकालीन शक्ति कानून का प्रयोग कर गुरुवार को यह अहम आदेश पारित किया। ट्रंप प्रशासन ने सरकार की आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन याचिका पर इस तर्क को स्वीकार कर लिया, जिसमें सरकार ने कहा कि संघीय व्यापार अदालत के निर्णय पर रोक लगाना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि बुधवार को अमेरिका की संघीय व्यापार अदालत में 3 न्यायाधीशों के पैनल ने टैरिफ वसूली पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। ट्रंप के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी मर्जी से व्यापार नीतियों में बदलाव किए हैं। अपीलीय अदालत ने इस फैसले से पहले प्रेस सचिव कैरोलिन लेविच ने अदालत के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि सरकार ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। लेविट ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया भर के अन्य देशों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है, वो भी शायद देख रहे हैं कि अदालत का निर्णय कितना हास्यास्पद है। हम जीतने का इरादा रखते हैं। हमने एक आपातकालीन अपील दायर की है। हम इस लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।